जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट चौधरी हमीद साहब जो कल बंद की कॉल है उसके हवाले से बात करें। मैं अपनी तरफ से सबका वेलकम करता हूं कि आप अपने बिजी शेड्यूल से हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमें एक चिट्ठी आई थी। उन्होंने हमसे भी सीख किया, जैसे सब पार्टियों को उन्होंने लिखा था कि हमें इस बंद की कॉल को सपोर्ट कीजिएगा। तो हमने कल ही फिर हमने भी अपनी तरफ से जो है जम्मू बंद की कॉल के लिए उनको सपोर्ट किया है। पर्टिकुलर जिस मसले के लिए उन्होंने हमसे मांगा था सपोर्ट, हमने उसको सपोर्ट किया। पीडीपी ने भी, जम्मू प्रोविंस की पीडीपी ने उनको सपोर्ट किया कल की बंद कॉल के लिए। मास्क उतारना है क्या? फिर आप ही शाम को शोर मचाओगे, टेलीविजन पे 1 घंटे की बहस होगी, महबूबा मुफ्ती ने मास्क नहीं पहनी थी, बोलेंगे ना मास्क नहीं पहनी तो वहां से तालिबान आ जाएंगे मेरे मास्क में। लगी रहने दो। हाँ। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आप यहाँ आए। आप जैमर अगर है तो उसको बंद करवा दीजिए। जम्मू प्रोविंस के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ऐसी स्टेट जिसको उस वक्त के महाराजा ने जब मुल्क के हवाले किया तो ये एक स्टेट कॉन्टिनेंट के बराबर थी। आप देखेंगे दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जो हमारे एक रीजन के बराबर भी नहीं हैं, और हमारी स्टेट उस वक्त जिस वक्त हमने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया तो पूरा एक समझ लीजिए कॉन्टिनेंट के बराबर रही है। और उस वक्त के जो डोगरा महाराजास थे उन्होंने इस मुल्क को नॉर्दर्न बॉर्डर दिया। तब तक नॉर्दर्न बॉर्डर नहीं था हमारी कंट्री के पास, पूरा एक नॉर्दर्न बॉर्डर दिया। मगर बदकिस्मती अब ये है कि हमारी जो स्टेट है जम्मू कश्मीर लद्दाख, उसको डाउनग्रेड करके उसके टुकड़े कर दिए गए। जम्मू को, कश्मीर को, लद्दाख को बिल्कुल अलग अलग डाल दिया। और जम्मू खासकर जम्मू जो विच हैज़ बीन अ मेल्टिंग पॉट, अलग अलग मज़हब, अलग अलग जो एथनिसिटीज़ हैं, कल्चर्स हैं, उसका गहवारा रहा है जम्मू। और अपनी अपनी आइडेंटिटीज़ मेंटेन, क्योंकि मैंने देखा कि जब आप जम्मू में कहीं भी गुज़रते हो कोई मार्केट से, तो आपको जम्मू एक वाहिद जगह है पूरे मुल्क के अंदर जहाँ आपको हिंदू मिलेगा, मुसलमान मिलेगा, सिख मिलेगा, ईसाई मिलेगा, गोजर, बकरवाल, पहाड़ी, ये कहीं नज़ारा नहीं मिलेगा। पहले होता था कश्मीर में, मगर अब नहीं है, सिर्फ जम्मू में मिलता है। और कहीं ना कहीं इसको अटैक करने की कोशिश की जा रही है। अभी अगर जम्मू के लोग कश्मीर के साथ मिल के एक आवाज़ में बात नहीं करेंगे तो खतरा ये है कि मिट जाएंगे, हम बिल्कुल मिट जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो आज मैं पिछले 2-4 दिन से जम्मू में भी हूँ। इससे पहले मैंने राजौरी, पुंछ वगैरह का दौरा किया और मैंने देखा कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस वक्त फेस कर रही है वो अनएम्प्लॉयमेंट की है। और आपको भी शायद मालूम होगा कि जो लेटेस्ट सर्वे आया है, जैसे ये कहते थे 370 बहुत बड़ी रुकावट है, 370 ख़त्म होगा तो यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी, लोगों को यहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट होगी कि बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। मगर आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि इस वक्त पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो जम्मू कश्मीर में है। दैट इज़ ऑलमोस्ट 18%, यानी 2 डिजिट्स में हमारी अनएम्प्लॉयमेंट चली गई है। इसी तरह जो काम थे तरक्की के और जो यहाँ इंडस्ट्री पहले होती थी, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का ये होता था कि जो यहाँ के लोग हैं उनकी तादाद बाहर के लोगों से ज़्यादा हो। मगर आज कोई पूछने वाला नहीं। अगर छोटी थोड़ी बहुत सब्सिडी के लिए जो लोग इंडस्ट्री लगाते भी हैं तो वो बाहर से ज़्यादा लोगों को लाते हैं और यहाँ के नौजवानों को नहीं रखते हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि तरक्की कहाँ हो रही है, क्योंकि बहुत अभी देखिए 70 मिनिस्टर रिबन काटने के लिए, तो किसका रिबन काटते हैं? मुझे तो या तो वो पुरानी, मेरे ख्याल में कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह या ये जो है वाजपेयी जी के टाइम का कोई काम होगा। बाकी तो जितने भी हमने काम शुरू किए थे पीडीपी बीजेपी अलायंस में, वो सब रुके पड़े हैं। चाहे वो मिनी, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो कोई दूसरा काम हो,
اور جو کام ہم نے CRF کے انڈر اٹھائے تھے جس کے لیے ہزاروں کروڑ روپے آیا تھا, جس کی ٹینڈرنگ ہوئی ہے, ان کو بھی بند کر دیا ہے, ان کو بھی بند کر دیا ہے. اور الٹا جو کہیں پر نئے کام بھی شروع کرنے تھے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ رورل ڈیولپمنٹ کے میں نے سنا جو رورل ڈیولپمنٹ ہے اس نے بھی کوئی پرائیویٹ کمپنی ہائر کی اپنے لیے, حالانکہ ہمارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں, کوئی پرائیویٹ کمپنی. یعنی کہ جو جموں کشمیر کو بار بار کہا جاتا تھا کہ یہ 370 کی وجہ سے پچھڑی ہوئی ہے, لگتا ہے جو پچھلے 2 سال میں یہاں ہو رہا ہے. کشمیر میں تو لوگوں کو سیکورٹی کے نام پہ ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, خاموش کیا جاتا ہے, مگر جموں کی اکانومی کو چوک کیا جا رہا ہے, پوری طرح سے چوک کیا جا رہا ہے. آپ یہاں دیکھ لیجئے, شروع کیجئے مائننگ سے, مائننگ کے کانٹریکٹس باہر والوں کو جو لاکھوں اربوں روپے کما رہے ہیں, اور یہاں جو ٹریکٹر ٹرالی والے لوگ ہیں جس کے ساتھ یہاں ہزاروں نوجوان جڑے ہوئے ہیں جو بیچارے چلاتے ہیں, ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں, یا تو رشوت دے 10,000 روپے, نہیں تو 70,000 روپے ان کو کورٹ میں دینا پڑتا ہے. اسی طرح سے جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ بہت مشکل حالات میں ہیں اس وقت. آپ کا ٹول پلازا کا جو ٹیکس ابالش کر کے یہاں کے دکانداروں کو بہت اس کی مہنگی قیمت چکانی پڑ رہی ہے. آپ کے یہاں جو نئی ایکسائز پالیسی آئی, جتنے بھی یہاں جو نئی دکانیں کھلی اور اس میں بھی باہر کا بہت بڑا حصہ ہے, ان کا کاروبار بڑھانے کے لیے جو یہاں پر باز چل رہے تھے ان کو بند کیا, جس کی وجہ سے ہزاروں نوجوان یہاں بے روزگار ہو گئے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو بھی کچھ جہاں سے بھی, اور اس کے اوپر جو لیٹسٹ جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ریلائنس کے آؤٹ لیٹس یہاں کھول رہے ہیں, تو یہاں کا جو غریب دکاندار ہے, کریانے والا ہے, وہ کہاں جائے گا؟ اور باریدار ہیں جو ہمارے ویشنو دیوی ماتا کے, ان کو پرائم منسٹر نے اس وقت اپنا وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی جو ہے مشکل سلجھاؤں گا, نہیں سلجھایا. یعنی اکانومی جموں کی ہر طرح سے بالکل ٹھپ کر دی گئی ہے, یہاں کے لوگ جو ہیں بہت مشکلات میں ہیں. اور جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں ان کی پیکیجنگ, ان کی ٹینڈرنگ ایسی ہوتی ہے کہ یہاں کا ٹھیکیدار کمپیٹ نہیں کر پاتا ہے, وہ ٹھیکے بھی باہر کے لوگوں کے پاس ہیں, اور جب ان کا دل کرتا ہے تو یہاں سبلیٹ کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ جموں کشمیر کو انٹیگریٹ کریں گے, یہاں دودھ کی ندیاں بہیں گی, یہاں بے روزگاروں کو روزگار ملے گا, الٹا جو ہماری سرکاری نوکریاں اس میں بھی وہ بھی ہماری جا رہی ہیں. تو کہنے کا یہ مقصد ہے میرا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے انٹیگریشن تو نہیں ہو سکی, کیونکہ آپ نے دیکھا کشمیر میں حالات دن بہ دن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. یہ کہہ رہے تھے ملیٹنسی کم ہو گئی, ملیٹنسی بڑھ رہی ہے کیونکہ یہ لوگوں کو دن بہ دن زیادہ ایلینیٹ کر رہے ہیں. تو انٹیگریشن نہیں ہو رہی ہے, بلکہ جموں کشمیر کی اکانومی کو اتنا دھوست کیا جا رہا ہے, اتنا ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے کہ آپ آٹومیٹکلی ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے دوسرے سٹیٹس پہ, چاہے وہ پنجاب ہو چاہے ہریانہ ہو. آپ کی اپنی جو اکنامک انڈیپینڈنس ہے, جو آپ کی اپنی اکانومی چلتی تھی جموں اور کشمیر کے بیچ میں, کیونکہ دربار منہ وہی کہہ رہے ہیں بند کریں گے, جو جموں اور کشمیر کی اکانومی انٹیگریٹڈ تھی, مل کے چلتی تھی, اس کو بھی تقریباً بند کیا جا رہا ہے. اور جو باہر سے آؤٹ لیٹس آئیں گے اس سے یہاں نقصان ہوگا. مجھے خوشی ہے کہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ صاحب نے اعلان کر دیا کہ یہاں جو بند کی کال ہے اس کا ہم سپورٹ کریں گے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اشارہ ہونا چاہیے جموں کے لیے اور کشمیر کے لوگوں کے لیے کہ اگر ہم مل کے چلیں گے تو جو بربادی, جو ظلم دلی والے کرنا چاہتے ہیں, جو جموں کشمیر کو وہ ایک ایکسپیریمنٹ لیبارٹری کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں, آج یہاں شروع کریں گے, کل دوسرے سٹیٹس میں وہ یہی آزمائیں گے. تو یہ ایک لیبارٹری بن گیا, تو اس کو ہم روک سکتے ہیں اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں. اسی طرح کشمیری پنڈت آج کئی روز سے وہ ہڑتال پہ ہیں, پروٹیسٹ پہ ہیں, کوئی سنتا نہیں ہے. ان کے ریلیف کا معاملہ 1 مہینے سے ان کو ریلیف نہیں ملا. اسی طرح جگہ جگہ پہ ٹرائبلز جو زمینیں خالی کروا رہے ہیں, ایک طرف سے کہتے ہیں ہم نے فارسٹ ایکٹ لایا,
دوسری طرف سے جن کو 60-70 سال بھی ہو گئے ہیں، مکان بنے ہوئے ان کو کھدیڑ رہے ہیں. تو سمجھ نہیں آتا کہ ان کا مقصد کیا، یہ کرنا کیا چاہتے ہیں اصل میں، یہ اس ریاست میں آخرکار کرنا کیا چاہتے ہیں. ان کے پاس لگتا ہے کہ کوئی جو ایک پالیسی، ایک ویژن ہوتا تھا، چاہے جواہر لال نہرو صاحب کی بات کریں یا واجپئی جی کی بات کریں، ان کا ایک کلیئر ویژن تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، پولیٹیکلی کیا کرنا ہے جموں کشمیر کے ساتھ، اکنامکلی کیا کرنا ہے اور ایموشنلی کیا کرنا ہے. مگر آج کی جو سرکار ہے اس کا کوئی ویژن نہیں ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول. ان کا ویژن اتنا ہی ہے کہ کس طرح ہم لوگوں کو آپس میں لڑائیں اور ووٹ حاصل کریں اور جموں کشمیر کو باہر کی ریاستوں میں جا کے ان کو بیچیں. گورنمنٹ امپلائیز یہ سرٹیفکیٹ، وہ سرٹیفکیٹ وغیرہ وغیرہ، یعنی شک اتنا بڑھ گیا ہے پہلے سے زیادہ کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. میرے خیال میں سارے پوائنٹس کور ہو گئے ہیں. اور کرپشن، خاص کر جو یہاں مائننگ کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ ٹاپ سے لے کے باٹم تک کرپشن ہے. اس میں تمام جو ایڈمنسٹریشن ہے ملی ہوئی ہے. پہلے تو جو یہاں کے لوکل افسر ہیں ان کو بالکل سائیڈ لائن کیا گیا ہے، باہر سے زیادہ لوگ آئے ہیں، یہاں کے افسروں پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا ہے. مگر جو بھی اب رہے سہے یہاں جتنے بھی آفیسر ہیں، باہر کے ہیں، اندر کے ہیں، بدقسمتی سے وہ اس مائننگ کے جو مافیا ہے، پہلے ہماری یہ خوش قسمتی تھی، ہمارے پاس لینڈ مافیا تھوڑا بہت ایکٹیو تھا، جو یہاں کے لوگ اس میں انوالو تھے. مگر اب مائننگ کا مافیا باہر سے پتہ نہیں کس اسٹیٹ سے آتا ہے، انہوں نے یہاں پورا جو ہے ادھم مچا کے رکھا ہے. یہاں جو باجری کی گاڑی، ریت کی گاڑی اگر 2000، 3000، 5000، 10,000 میں، آج وہ 50,000 میں ملتی ہے. ہر چیز مہنگی ہوگی، آپ کو پتہ ہے مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے. مگر مجھے سمجھ نہیں آتا ہے، اگر ہم اتنا سیس دیتے ہیں، پیٹرول کا اتنا پیسہ دیتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے 50% سے بھی زیادہ ہے، کسی بھی کنٹری میں اتنا فرق نہیں ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کی قیمت میں اور اس کنٹری کی جتنا ہماری کنٹری میں ہے. تو یہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ ہم نے جی ایس ٹی کا کمپنسیشن ہمیں ملا، وہ جے کے بینک سے ادھار لے کے دیا گیا. ہمیں ملنا تو دلی سے تھا. کوئی سڑک بنانی ہے، پہلے سی آر ایف میں بنتی تھی، اب کوئی اور ایجنسی ہمیں لون دیتی ہے. یعنی ہماری آنے والی پیڑھیاں جو ہے دن بدن وہ قرض دار بنتی جا رہی ہے. اگر ہم اتنا سیس دیتے ہیں پیٹرول پہ، ڈیزل پہ، تو ہمارا پیسہ، ہمارا حصہ ہماری سڑکوں پہ کیوں نہیں لگایا جاتا ہے؟ تو یہ کچھ باتیں تھی جو میں آپ سے کرنا چاہتی تھی. اور میرے خیال میں تقریباً ہم نے جو بھی مجھے جموں میں ان دنوں لوگ ملے تھے اور ان سے بات ہوئی تھی، وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے سارے مسئلے جو بھی ہیں اس کو اجاگر کریں. تو تقریباً میں نے کیا. اینی کوشچنز یو کین آسک. ون کوشچن ایٹ اے ٹائم. ایک منٹ پڑھی جی. بالکل. دیکھیے، دربار منہ جیسے آپ نے خود کہا، وہ خالی جموں اور کشمیر کی اکانومی کو انٹیگریٹ نہیں کرتی تھی. جموں کے لوگوں کے جو دکاندار ہیں ان کو کشمیر کے لوگ آ کے یہاں خرید فروخت کرتے تھے، اس سے ایک اکانومی کا ایک بڑا حصہ بنتا تھا. مگر اس کے علاوہ ایک انٹریکشن، ایک سوشل، ایک کلچرل، ایک ریلیجس انٹریکشن ہوتا تھا جب وہاں سے لوگ یہاں آتے تھے اور یہاں سے وہاں جاتے تھے. جو ہماری نشانی ہے، جموں کشمیر کی جو نشانی ہے وہ سیکولرزم ہے، بھائی چارہ ہے، اور اس کا جو گڑھ تھا وہ جموں بن گیا تھا. تو کہیں نہ کہیں اس بھائی چارے کو یہ توڑنا چاہتے ہیں. جیسے ملک میں ہندو مسلم، اب تو ہندوؤں کے بیچ میں ذات پات کے جھگڑے شروع کر دیے انہوں نے. ان کے حساب سے تو جو بات کرے گا اگر وہ ہندو بھی ہے تو وہ اینٹی نیشنل بن جاتا ہے، دم گھٹتا ہے لوگوں کا. یہاں بھی میری کئی لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا اگر ہم کوئی مسئلہ اٹھائیں گے تو ہمیں ایک دم بی جے پی والے بولیں گے اینٹی نیشنل ہے. سردار جی تو یہ تو خالصتانی ہو گئے، ہم لوگ پاکستانی ہو گئے، تو باقی بچا کیا؟ بی جے پی تو ہندوستان نہیں ہے. محبوبہ جی، میرا سوال یہ ہے کہ حال ہی میں آپ نے کہا کہ جموں کشمیر
कश्मीर में करप्शन जो है वो बढ़ गई है। पहले करप्शन 15 से 20% थी, अब 40 से 50% हो गई है। तो इससे पहले आप मुख्यमंत्री रही है जम्मू कश्मीर की, उस समय भी करप्शन थी? बिल्कुल उस वक्त ये तो एकदम तो सड़क साफ नहीं हुआ था, मैं नहीं कहती दूध के दुले थे, मगर जो आज हाल है ये हाल कभी नहीं था। मैम सवाल एक, आपने प्रेस और कम से कम मैंने खुद कोई करप्शन नहीं की। मैम प्रेस वार्ता की शुरुआत आपने महाराजा साहब से की है। आपने कहा कि महाराजा साहब ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिस्से को समय हिंदुस्तान के साथ मिलाया। जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ी आवाज आ रही है कि महाराजा हरि सिंह की जो है छुट्टी अनाउंस कर देनी चाहिए। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए, आज तो हमारे हाथ में Next question, नहीं। please. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम एक सवाल है, तो सरकार ने एक फैसला लिया है कि शहीदों के नाम से काफी स्कूल और कॉलेजेस की बिल्डिंग करते हैं। हुर्रियत का कहना है कि ये हिंदुत्व एजेंडा है और मुस्लिम आइडेंटिटी को ये डाइल्यूट किया जा रहा है, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? मुझे ये बताइए अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मोदी जी क्या करने वाले हैं, जो जम्मू कश्मीर में 18% हो गई है, जो इस वक्त यहाँ पर हमारी करप्शन की उसके बारे में क्या कर रहे हैं। इनके पास करने को कुछ नहीं है, जो जगह हैं, गलियां हैं, कूचे हैं, स्कूल में नाम बदलने से क्या वहाँ के स्कूल के बच्चों को नौकरी मिल जाएगी? आर दे गोइंग टू गेट जॉब्स? सो दिस इज ऑल नॉनसेंस। ये जो कर रहे हैं मुल्क में इस वक्त नाम बदल बदल के शहरों के नाम बदल रहे हैं, गलियों के नाम बदल रहे हैं, बिकॉज इनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। पिछले 7 साल में जो भी हमारे मुल्क के अंदर बना हुआ था, हमारे सड़का, हमारा टोल प्लाजा, हमारे रेलवेज, हमारी दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस बने थे, सब ये बेच रहे हैं कॉर्पोरेट हाउसेस को। तो हमारे पास अब इनके पास क्या है लोगों को कहने के लिए? इसका नाम ये रखेंगे, इसका नाम ये रखेंगे, वोट दे दो हमें, दैट्स ऑल। लेकर आपने काफी देर से आप बात कर रहे हैं जम्मू में आकर लोकल आइडेंटिटी को लेकर आपने अपने टर्नओवर के अंदर जो है जम्मू में ऐसा कौन सी डेवलपमेंट की है जो आप बताना चाहेंगे इस समय? नहीं, हर एक चीज जो उस वक्त डिमांड थी मैंने पूरी कर दी। क्या डिमांड? जो भी अगर आप देखेंगे यहाँ जो आपका यहाँ आपने महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को नहीं, वो अब एक ही वो पॉइंट, छुट्टी से सब कुछ हो जाता है क्या? छुट्टी से सब कुछ डेवलपमेंट की बात करो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो, बीजेपी वालों की तरफ फसाद और फितने की बात मत करो। कोई बात नहीं बात करो, फसाद और फितने की बात मत करो। मैंने उनकी अच्छी बातें बताई जो बतानी चाहिए थी। महाराजा हरि सिंह पार्क जो बनाया, मैं महाराजा हरि सिंह पार्क शायद मैंने ही बनाया, किसी और ने नहीं बनाया। जी आमिर आप पूछें। आमिर बताइए, वो पूछना चाहते हैं, पूछने दीजिए उनको, बताइए। मैडम सवाल ये है कि कुछ दिनों पहले कोटरंगा में जो एक कंट्रोवर्सी हुई, बीजेपी ने अरेस्ट किया कि वहाँ पीडीपी वर्कर्स की तरफ से फ्लैग हटाया गया, हालांकि उसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। लेकिन आपके पार्टी दफ्तर के सामने लास्ट ईयर जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद आपकी जो जम्मू लीडरशिप थी उन्होंने कहा था कि हम खुद तिरंगा लहराएंगे, उन्होंने लहराया भी, लेकिन अब एक तिरंगा दोबारा गायब हो गया है, उसको लेकर ये कौन सी बड़ी बात है? ये तिरंगे की क्या बात है? व्हाट इज दिस? और कोई क्वेश्चन होगा? आप किस तरह नहीं, इसको क्या देखना है? ये तो मैंने कहा ना, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लीजिए, गंगा में जो लाशें बही उनकी बात कर लीजिए, जो लोगों के पास पैसा नहीं है क्रियाक्रम करने के लिए उसकी बात कर लीजिए। इस वक्त जो मुल्क के अंदर गरीबी हो गई है, 80 करोड़ लोगों को किसानों का बनाया हुआ फ्री राशन देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शायद उनके पास राशन लेने की उनके पास सकत नहीं है। उसकी बात कर लो ना, बोलिए आमिर। किसानों की बात कर लीजिए जो पिछले 8 महीने 9 महीने से दरबदर हो रहे हैं, खजल हो रहे हैं। जिसका अनाज आप अपनी फोटो लगा के लोगों को बेचते हो, वो तो किसान पैदा करते हैं ना। उसकी हालत देखिए, 500 से ज्यादा किसान अभी तक शहीद हो गए हैं। उसकी बात कीजिए। ये छोटी छोटी बातें लेके ये बात वो बात क्या करते हैं? जी आमिर। 5 अगस्त 2019 को मैम मरकजी सरकार ने फैसला लिया, धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया। बीजेपी ने कहा कि नया कश्मीर आएगा। बन गया है ना, देख नहीं रहे हो? सवाल पूरा बड़ा जबरदस्त बन गया है। नया कश्मीर आएगा। 25 महीने 16 दिन हुए हैं। आप साबिका वजीर आला जम्मू कश्मीर की, आपसे भी जानना इंतहाई अहम जरूरी है कि नए कश्मीर में अब जम्मू कश्मीर की क्या तरक्की? नहीं, बोल रही हो ना कि जितने भी हमने प्रोजेक्ट शुरू किए थे वो भी सब रुके पड़े हैं। तरक्की ये है कि 18% हमारी मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। तरक्की ये हुई कि जो हमारे मिनरल्स थे, जो हमारा सब कुछ है, वो सब बाहर जा रहा है। यहाँ तक कि जो लोग यहाँ वाइन के शराब के साथ डील करते थे वो भी बाहर वाले ले गए, वो ठेके भी बाहर वाले, यहाँ लोग पियेंगे और पैसा जो है मुनाफा बाहर के लोग कमाएंगे। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है वो काम भी बाहर वालों को। तो सारा जम्मू कश्मीर हैज़ बीन पुट ऑन सेल फॉर द पीपल आउटसाइड, ताकि यहाँ कंगाल हो जाए लोग
इतने कंगाल हो जाए कि वो पूरी तरह से बाहर के स्टेट्स पे डिपेंडेंट हो जाए। यही उनका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की रजत मैम एलजी साहब कह रहे हैं कि पुरानी सरकारों ने जो लोग हैं उनको साफ तौर पर इस तरह की आदत डाली थी, वो गवर्नमेंट जॉब्स पर डिपेंड थे। अब इस तरह की इन्वेस्टमेंट आ रही है, बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट आ रही है। आप तो देख रहे हैं, टपक रही है इन्वेस्टमेंट। हाँ, जहाँ थी भी वो भी बंद हो गए। जिनके जॉब्स यहाँ थे उन्होंने भी अपने शॉप्स क्लोज करके चले गए वो लोग। सुनील भट्ट मैम अभी जो है डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है, परिसीमन की प्रक्रिया, और सरकार का कहना है कि एक बार ये जो परिसीमन की प्रक्रिया होगी उसके बाद जो है चुनाव आयोग यहाँ पर चुनाव 4 साल से तो डिलिमिटेशन की जो समय जो प्रक्रिया चल रही है उस पर आपका क्या मुझे उस पे और अगर जब चुनाव होते हैं क्या स्वयं आप चुनाव लड़ेंगे? उस पे मुझे डिलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज हो रही है, जितना हैजर्डली और हरिडली हो रही है, उस पे मुझे शक है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी जो है स्ट्रेटजी है इन लोगों की। आप खुद चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैंने तो बोल दिया, जो मुझे बार बार क्या एक ही बात बोल दी है, मैंने बोल दिया है। अमर से पहले आतंकवाद और पत्थरबाजों को रोकने में आप लोग क्यों नाकामयाब हुए? अभी तो बड़ा कमाल हो रहा है, दम बांध के रखा है लोगों को। अभी पहले कश्मीर में बंद होते थे, अब जम्मू में, और यहाँ तो आप लोग खुशकिस्मत हो, आपको बंद करने देंगे। कश्मीर में तो जबरदस्ती पुलिस वाले दुकानें खुलवाते हैं, कहते हैं हम आपकी लीज कैंसिल कर देंगे। अमर बोलिए मैम, बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना जी कहते हैं कि गंगा में हड्डियां चली गई हैं, वो वापस नहीं आएंगे 370 को लेके। आप उस पे क्या कहते हैं? अरे गंगा में तो लाशें बह गई, क्या हड्डियों की बात क्या कर रहे हो? गंगा में तो लाशें बह गई। ऐसी उनको तो वो बताना, उनको तो मेरे ख्याल में गंगा जी के बारे में बात करने में शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। उस पवित्र गंगा को इन्होंने उसमें लाशें डाली, और उसके बाद लोगों के पास जल्दी कहीं उनको जानवर नोच न ले, उन्होंने जल्दी उनको किनारे पे दफन कर दिया। मैम, जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात करें तो उन्हें तालिबान से कोई मतलब नहीं है, उन्हें रोजगार चाहिए। आपको लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं, चाहे मीडिया की बात कर लें या नेताओं की बात कर लें, तो वो युवाओं का ध्यान जो है या जनता का ध्यान वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं? जम्मू के जो लोकल मुद्दे हैं उस पर कभी किसी ने कोई बात नहीं? जम्मू कश्मीर की क्या बात है, पूरे मुल्क के जो मुद्दे हैं, जो फार्मर्स का मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, उससे ध्यान हटाने के लिए सुबह शाम तालिबान, अफगानिस्तान, यही तो चलता है। आज तो कोई स्टोरी मेरी नहीं जाएगी, क्योंकि आज मैंने कुछ कहा नहीं, और प्रदीप मुझे देख रहा है मुस्कुराते हुए। आज तो इसका काम खराब हो गया है, आज क्या करेंगे? 2019 में पत्थरबाजी की घटनाएं 4000 के पार, जी 2020 में पत्थरबाजी की घटनाएं 1000 के पार, 2021 में पत्थरबाजी की मेरे बच्चे मेरी बात सुनो। जो बीमारी होती है ना, अगर कोई बीमार हो, वो चीखता है, चिल्लाता, आप उसके मुंह पे टेप लगा दो, बोलोगे इसकी बीमारी ठीक होगी, ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो और ज्यादा बीमारी बन जाती है। पत्थरबाजी इज अ सिम्टम, इट्स नॉट अ डिजीज। जो डिजीज है वो दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, जो पूछना चाहते हैं पूछें। आपने ऑलरेडी एक सवाल पूछा था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 को हटाया गया था, तब जम्मू के व्यापारियों ने जश्न मनाया था। बिल्कुल, डोल बजाए थे। अब वही व्यापारी जो है बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। क्या लगता है कि कितना फायदा हुआ 370 को? मैं कहती हूँ कि जो बीजेपी वालों ने डोल बजाए थे, आज तो मुझे लगता है उनको सोचना चाहिए कि किस चीज़ के लिए डोल बजाए थे। और मैं जिस तरह लेह और करगिल के लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मजबूर कर दिया कि उनके जॉब्स और लैंड को सिक्योर करने के लिए। इसी तरह अगर जम्मू और वादी के लोग इकट्ठे हो जाएं, तो जो ये डिसीजंस लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी मईशत ख़राब हो रही है, हमारी ज़मीन, हमारे जॉब्स पे डाका डाल रहा है, तो उसको आप मिल के रोक सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।